अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 23। वो जब से दुबई से वापस आई थी बिल्कुल चुप थी, खामोश थी। दिल में जो एक आस थी कि शायद अरसलान कभी उसे मिलेगा, कभी उसका नसीब बनेगा, वो टूट गई थी, ख़त्म हो गई थी। अनाया रोई नहीं थी, बस चुप हो गई थी। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसने अरसलान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और खाली हाथ लौटी थी। उसने अपने दिल को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि वो अरसलान के बारे में ना सोचे, लेकिन क्या दिल भी कभी हमारी मजबूरी समझता है? उसे तो बस अपनी ही करनी होती है। फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इससे हमें तकलीफ़ कम सहनी पड़े या ज़्यादा? जब वो मेरे नसीब में ही नहीं थे तो मुझे उनसे क्यों मिलाया? क्यों मेरे दिल में उस शख्स की इतनी मोहब्बत डाल दी कि इसे उसके अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता? अनाया ने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से शिकवा किया। वो इस वक्त अपने घर से करीबी पार्क में आई हुई थी। ड्राइवर अनाया के बेंच से कुछ फासले पर मुअद्दिब सा खड़ा था, जो कि अनाया का ड्राइवर कम उसका बॉडीगार्ड ज़्यादा था। अनाया को जब भी कहीं जाना होता था वो इसी के साथ ही जाती थी। शाम के साए डल रहे थे और सर्द हवा चलना शुरू हो गई थी, जबकि अनाया के बेकरार दिल को अभी भी सुकून नहीं मिल रहा था। वो पिछले 2 घंटे से यूं ही बेमकसद इस पार्क में बेंच पर बैठी हुई थी। कभी आसमान की जानिब देखकर अल्लाह से शिकवा करने लग जाती, तो कभी खुद को अपनी आइंदा जिंदगी बगैर अरसलान के जीने के लिए तैयार करती। इन 2 घंटों में अनाया अपने इर्द गिर्द की दुनिया से, अपने इर्द गिर्द चलते फिरते लोगों से बेखबर थी। उसका वाइट कोट उसके पास बेंच पर पड़ा हुआ था, जबकि अनाया खूबसूरत से पिंक ड्रेस में मलबूस थी। अनाया के घुंघराले बाल खुले हुए थे और उसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे। अनाया एक दिलकश शख्सियत की मालिक लड़की थी। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि खूबसीरत भी थी। वो अब अपने जूतों से घास को मसल रही थी। वो यहाँ ऐसे बैठी थी जैसे उसके पास कहीं और जाने की जगह ना हो, इस ठिकाने के सिवा इसका कोई और ठिकाना ना हो। वो अपने महल नुमा घर को, अपनी हाई क्लास जिंदगी को छोड़कर इस पार्क में बैठी सुकून तलाश कर रही थी। मैम, सर की 10 दफ़ा कॉल आ चुकी है, वो आपको घर बुला रहे हैं, चलें। ड्राइवर के मोबाइल पर मिस्टर मुराद की 10वीं कॉल थी। अनाया ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया हुआ था। आज उनके घर में बड़े पैमाने पर पार्टी थी, जहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन और उनकी फैमिलीज मौजूद थीं। अनाया का इस हाई क्लास पार्टी में दम घुटता था, जहां पर शोरो गुल लोगों के कहके, अपने पैसे के नशे में डूबे हुए मगरूर लोग। अनाया को ये सब बहुत मसनूई लगा करता था। उसका दिल कभी इन चीज़ों में नहीं लगता था। उसकी माँ शहर की एक खूबसूरत और कामयाब डिज़ाइनर थी। बाप दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, एक कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन इन दोनों में से किसी के पास भी अनाया के लिए वक्त नहीं था। वो अपने वालिदैन के होते हुए भी तन्हा थी। क्या टाइम हुआ है? अनाया ने हनूज अपने जूते से घास को मसलते हुए पूछा। मैम, 6 बज चुके हैं, ड्राइवर ने उसे देखते हुए कहा। दिल तो नहीं कर रहा घर जाने का, मगर अब फाइनली डैड कॉल कर रहे हैं तो जाना पड़ेगा। अनाया काफ़ी बददिली से बेंच से उठी थी और अपना कोट उठाकर चलने लगी। ड्राइवर इससे 2 कदम पीछे इसके साथ साथ चल रहा था। गाड़ी के पास पहुंचकर ड्राइवर ने फौरन आंखें भरकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। अनाया अपनी आंखों पर ब्राउन शेड्स लगाए हुए गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी मुराद हाउस की जानिब सड़क पर धुआं उड़ाती हुई जा रही थी। ज़ारा, उठ जाओ बेटा, ये सोने का कौन सा टाइम है? नौरीन बेगम ने ज़ारा के चेहरे से कंफर्टर उतारते हुए कहा। ज़ारा गहरी नींद में नहीं थी, इसलिए इनके कंफर्टर मुंह से उतारने पर ही उठ गई। ज़ारा दोपहर को रोते हुए टेडी बियर के साथ लगी हुई ही सो गई थी। नूरी ने दोपहर को इसे जगाते हुए बेड पर सोने का कहा था, तो वो नींद में ही आकर बेड पर सो गई थी। नूरी इसके ऊपर कंफर्टर अच्छे से देकर चली गई थी। अम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ज़हरा उठकर बैठी थी और अपने बाईने हाथ से अपनी पेशानी को मसलते हुए कहा। सर में तो दर्द होगा ही ना, सुबह से थोड़ा सा नाश्ता किया हुआ है। दोपहर को भी तुम्हें 2 दफ़ा नूरी उठाने आई थी, मगर तुम किसी की सुनती ही नहीं हो। नौरीन बेगम इसे हल्का सा डांटते हुए ज़ारा के ड्रेसिंग टेबल के पास गईं और ज्वेलरी बॉक्स से इसका कैचर निकाला। दराज से ज़ारा का हेयर ब्रश निकाला और उसके पास आईं। ज़ारा बेड पर अपना सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी।
शहद रंग जुल्फें उलझी हुई थीं और शानों पर दोनों अतराफ में बिखरी हुई थीं। ज़ारा के सर में राबिया बेगम की बातों और रोने की वजह से शदीद दर्द था। ज़ारा, तुमने अपने बालों का क्या हाल किया हुआ है? लास्ट टाइम पार्लर का चक्कर कब लगाया था? हेयर ट्रीटमेंट के लिए। नौरीन बेगम ने ज़ारा के सारे बाल एक तरफ करते हुए थोड़े थोड़े करके ब्रश करना शुरू किए और इसे लास्ट टाइम करवाए गए हेयर ट्रीटमेंट का पूछने लगी। ज़ारा पहले मंथली अपने बालों को पार्लर से वॉश करवाया करती थी। इन्हें नीचे से 2 इंच कटिंग करवाती थी। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी वो अपने बालों के लिए, लेकिन जब से उसकी शादी टूटी थी ज़ारा ने अपने बालों पर तवज्जो देनी छोड़ दी थी। पता नहीं, मुझे याद नहीं। ज़ारा ने सर झुकाए ही इन्हें मुख्तसर सा जवाब दिया। पता रखा करो ना बेटा, तुम खुद पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नौरीन बेगम इसके बाल सुलझा चुकी थी। अब अपने हाथ में पकड़े कैचर से इसके आधे बाल कैचर में कैद किए, जबकि बाकी आधे खुले ही छोड़ दिए। दिल नहीं करता अम्मी अपनी परवाह करने को, अपनी फिक्र करने को। ज़ारा ने कंफर्टर अपनी टांगों से हटाते हुए अपने दोनों पांव बेड से नीचे उतारे और पैरों में स्लीपर्स पहनते हुए साइड टेबल की तरफ बढ़ी। ये क्या बात हुई? दिल नहीं करता? उम्र देखो अपनी और बातें देखो। यही तो उम्र होती है अपने शौक पूरे करने की, पहनने ओढ़ने की, अपना ख्याल रखने की, और तुम हो बीमारों वाली बातें कर रही हो। नौरीन बेगम को इसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। इन्होंने गर्दन मोड़कर अपने पीछे साइड टेबल के पास खड़ी ज़ारा को देखा। क्या फर्क पड़ता है अम्मी, मुझे किसी चीज़ का कोई शौक नहीं रहा। मैं अपने हाल में ही खुश हूँ। ज़ारा ने साइड टेबल पर पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाला था और सूसू करती अपनी नाक साफ किया था। शायद उसे जुकाम हो गया था। मेरे सामने यूं मायूसी वाली बातें मत किया करो ज़ारा। लोगों के साथ इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन वो किसी एक चीज़ को दिल से लगा कर नहीं बैठते, बल्कि आगे बढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी को जारी रखते हैं। और अहमद तुम्हारे नसीब में नहीं था ज़ारा, उसे भूल जाओ। उसे भूल जाओ और शहीद के बारे में सोचो। यही कहना चाह रही हैं आप? बेफिक्र रहें, अब मेरी ज़िंदगी में अहमद की कोई जगह नहीं है। ज़ारा ने नौरीन बेगम की बात दरमियान में ही रोकते हुए इन्हें देखकर स्पॉट से अंदाज में कहा। नौरीन बेगम इसकी बात सुनकर एक सांस खारिज करके रह गई और अपने पास खड़ी ज़ारा का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बेड पर बिठाया। तुम्हें शहीद कैसा लगा ज़ारा? अगर हम तुम्हारी शादी उससे कर दें तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? ज़ारा का दिल बहुत ज़ोर से धड़का था, यूं जैसे निकल कर बाहर आ जाएगा। तो क्या हदीद बस उसका रहनुमा था, एक खूबसूरत एहसास था? क्या वो हमेशा अपने इस एहसास नदामत के साथ जिएगी कि उसने किसी का दिल दुखाया है, वो किसी के लिए तकलीफ का बायस बनेगी? मुझे शादी नहीं करनी अम्मी, ज़ारा ने इन्हें देखकर परेशानी से कहा। वो इनकी इस बात से रो देने को थी। फिर वही बात ज़ारा, उस दिन तुम्हारी दादी ने तुम्हें कितना समझाया था और आज फिर वही जिद। नौरीन बेगम ने इसके स्याह पलकों के बाढ़ से निकलने को बेताब आंसुओं की तरफ देखकर कहा। अम्मी, आप मुझे एक बात बताएं और आप उसका जवाब बिल्कुल सच सच देंगी। ज़ारा ने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए इनके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे और बात बदली। वो बात जिसने दोपहर से उसके सर में दर्द किया हुआ था, वो अपने खदशे को दूर करना चाहती थी। अम्मी, अगर कोई भी आपको आकर कहेगा कि आपकी ज़ारा रुकी थी और अपनी झुकी हुई पलकें उठाकर नौरीन बेगम को देखा, जो उसे पूरी तवज्जो से सुन रही थी, कि आपकी ज़ारा अच्छी लड़की नहीं है, बबद किरदार, तो क्या आप उसकी बात पर यकीन कर लेंगी? मुझे गलत समझेंगी? ज़ारा ने बहुत डरते डरते अपनी बात कही। वो राबिया बेगम की इस धमकी से हद दर्जा डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि वो पागल हो जाएगी। इस बात को सोचते हुए नौरीन बेगम इसकी बात का जवाब देती से पहले ही अध खुले दरवाजे को पूरा खोलते हुए अरसलान अंदर दाखिल हुआ था और इसकी बात का जवाब दिया था। वो ज़ारा की बात सुन चुका था। किसी में इतनी जुर्रत है कि वो मेरी बहन के बारे में ऐसी बात करे? अरसलान को ज़ारा की ये बात बहुत बुरी लगी थी, जबकि ज़ारा एक पल के लिए अरसलान को देखकर डर गई थी। वो अरसलान के आने पर बहुत बुरी तरह चौंकी थी। ज़ारा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला हमें अपनी बेटी के बारे में नहीं पता जो हम ऐसे ही किसी की बात पर यकीन कर लें? किसी की हिम्मत भी कैसे होगी कि वो हमारी जान से अजीज बेटी पर उंगली उठाए? हैदर साहब भी अरसलान के पीछे ही कमरे में दाखिल हुए थे और ज़ारा की बात सुन चुके थे। आज अरसलान थोड़ी देर के लिए हैदर साहब के ऑफिस गया था और वापसी पर आदिल साहब, अरसलान और हैदर साहब इकट्ठे ही वापस आए थे।
ज़ारा को इनके इतने मान पर, इतने प्यार पर रोना आया। वो अपनी जगह से उठी थी और हैदर साहब के शाने से लगकर रोने लगी। उसका दिल बहुत बड़ा हुआ था। राबिया बेगम की एक एक बात उसे खौफजदा कर रही थी, लेकिन अरसलान और हैदर साहब के इतने मान पर उसे अपने अंदर तक सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। ज़ारा, तुमसे किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ। अरसलान ने साइड टेबल से 2-3 टिश्यू निकालते हुए इसके आंसू साफ किए। वो इसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। इसकी बात के जवाब में ज़ारा ने सिर्फ नफ़ी में सर हिलाया था। चुप करो मेरी प्यारी गुड़िया, तुम्हारे अबू हैं ना अपनी बेटी के पास? मुझे बताओ, आखिर तुमने ये बात कही क्यों? किसी ने कुछ कहा है? हैदर साहब को भी ज़ारा की बात सुनकर पहले हैरानी और फिर गुस्सा आया था। ज़ारा खुद से तो कभी कोई ऐसी बात नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने इससे दोबारा पूछा। नहीं, बस ऐसे ही। ज़ारा उनसे लगी हुई थी और अरसलान के दिए हुए टिश्यू से अपनी आंखें साफ की थी। वो कैसे भूल गई थी कि उसके पास इतने प्यार करने वाले माँ बाप हैं, जान छिड़कने वाला भाई है। वो कैसे इसे अकेला छोड़ सकते थे? ज़ारा को इनकी बातों से दिली इत्मीनान हुआ था, जैसे कोई बोझ इसके सर से उतर गया हो। आर यू श्योर? अरसलान ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा। वो अपनी गौर से इसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ारा ने ऐसी बात क्यों कही है। उसे उसके मुख्तसर से जवाब पर तसल्ली नहीं हुई थी। यस, ज़ारा ने इस बात में गर्दन हिलाई और हल्का सा मुस्कुराई। वो अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। उसके सर का दर्द, दिल की परेशानी सब कहीं दूर जा सोए थे। पता नहीं ये लड़की क्या क्या सोचती रहती है। आप लोग आ जाइए फ्रेश होकर, मैं डिनर लगवाती हूँ टेबल पर। नौरीन बेगम तो खुद इसकी बात सुनकर हैरान हुई थी। फिर हैदर साहब और अरसलान के आने पर वो खामोश ही रहीं। नहीं, आज हम डिनर बाहर करेंगे ज़ारा के फेवरेट रेस्टोरेंट में। क्या ख्याल है ज़ारा, चलें? हैदर साहब ने मुस्कुराते हुए अपने पास खड़ी ज़ारा के शाने पर हाथ रखकर पूछा। ज़ारा उनकी बात सुनकर खिल उठी थी और अरसलान हैदर साहब की ज़ारा का मुंह ठीक करने की स्कीम समझकर मुस्कुरा दिया था। वाई नॉट? ज़ारा ने पुरजोशी से कहा। लेकिन ज़ारा के तो सर में दर्द हो रहा है ना, और बाहर ठंड भी काफ़ी है, इसलिए कैंसिल कर देते हैं। फिर कभी सही, ख्वाम ही बीमार हो जाएगी। नौरीन बेगम ने पुरजोशी से ज़ारा को देखकर कुछ देर पहले की बात इसे याद दिलाई और इसे तंग करते हुए मसनूई फिक्रमंदी से कहा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़ारा फौरन बोली थी। भला वो इतना अच्छा चांस कैसे जाने दे सकती थी, और वैसे भी अब तो उसकी परेशानी खत्म हो गई थी। हैदर साहब और अरसलान इसके फौरन जवाब देने पर खुलकर मुस्कुराए थे। नूरीन बेगम भी इसके जवाब पर मुस्कुराते हुए इसे जल्दी तैयार होने का कहकर बाहर चली गई। हैदर साहब ने मुस्कुराती हुई ज़ारा की पेशानी का बोसा लिया और अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। इनके जाने के बाद ज़ारा अपनी अलमारी की तरफ बढ़ी थी। भाई, मुझे बताइए मैं कौन से कलर का ड्रेस पहनूं? ज़ारा ने अपनी अलमारी खोलते हुए अरसलान से पूछा। कोई भी कलर पहन लो प्रिंसेस, तुम पर सभी सूट करते हैं। अरसलान ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालते हुए ज़ारा के बेड पर बैठते हुए कहा। भाई बताए ना, मुझे समझ नहीं आ रही। ज़ारा इसे बैठता हुआ देखकर इसके पास आई और इसका हाथ पकड़कर अलमारी के पास लाई। अरसलान बस इसे देखकर रह गया। 10 मिनट की बहस के बाद ज़ारा को एक सिंक कलर का ड्रेस अपने शियाने शान लगा तो वो अरसलान को थैंक यू कहती हुई चेंज करने चली गई, जबकि अरसलान बेचारा तो अच्छा खासा झुंझला गया था। इसके जाने के बाद वो खुद भी तैयार होने अपने कमरे में चले गया। ज़ारा को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था, जिसमें बेपनाह मोहब्बत करने वाले माँ बाप के साथ साथ जान लुटाने वाला भाई भी था। वो सब इसकी खुशी के लिए, इसे खुश करने के लिए कोई ना कोई वजह तलाश कर लेते, कोई ना कोई तरीका अपना लेते, मगर इसके आंसू, उसकी उदासी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में लोगों की काफी चहल पहल थी। हर तरफ से आती जाती रंग बिरंगी आवाजें थीं, जो कि कॉरिडोर से गुजरने वालों को मतवज्जा कर रही थी। आज हादी ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था। उसकी टांग का दर्द अब काफी बेहतर था, लेकिन अभी भी वो अपने पांव पर ज्यादा देर वजन नहीं डाल सकता था। उसकी पिंडली ज्यादा जख्मी हुई थी। डॉक्टर ने उसकी टांग की पट्टी तब्दील कर दी थी और अब इसके सर की पट्टी अमल तब्दील कर रही थी, जबकि इसके पास एक नर्स खड़ी थी जो कि इसे कॉटन और दीगर अशिया पकड़ा रही थी। अमल इस वक्त काफी गुस्से में थी। वजह सारा दिन आती जाती हादी की क्लास फेलोज थी, जिनमें लड़कियों की तादाद ज्यादा थी, और रुबाब वो तो पूरा 1 घंटा हादी के पास बैठी थी। हादी तो इसे यूं हंस हंस कर बातें कर रहा था जैसे हॉस्पिटल में मरीज ना हो
यहाँ पर पिकनिक मनाने आया हो। ये सब मनाजर देखने और बर्दाश्त करने के बाद अमल बेतहाशा गुस्से में मुब्तला थी। वो अपने चेहरे पर स्पॉट से तासुर सजाए मसरूफ से अंदाज में हादी के सर की पट्टी कर रही थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ, सामने देखो, अमल ने दबी दबी आवाज में चिल्लाकर कहा। आवाज इतनी मध्यम थी कि 4 कदम के फासले पर खड़ी नर्स भी ना सुन सकी। मेरी मर्जी, जहां मर्जी देखूं, हादी ने रिटाई से शाने झुकाते हुए कहा। वो बेड पर उठकर बैठा हुआ था और मसलसल अपने सर की पट्टी करती हुई अमल के चेहरे को देख रहा था बगैर पलक झपकाए। मुझे घूरना बंद करो, अमल ने गुस्से से कहा और इसका जख्म साफ करके उसके ऊपर कॉटन रखी। इस वक्त अमल ने अपने बालों को ढीले डाले से जूड़े में मुक़य्यद किया हुआ था। वो नहीं जानती थी कि उसने हादी की ये बात क्यों मानी थी। हादी को साफ इनकार करके वो बाल नहीं बांधेगी। स्टाफ रूम में जाकर अमल ने ना चाहते हुए भी अपने बालों का जूड़ा बना लिया था, पता नहीं क्यों। मैं तुम्हें घूर तो नहीं रहा, देख रहा हूँ बालों का जूड़ा बना कर भी प्यारी लगती हो। हादी ने अमल से नजरें हटाए बगैर ही इसके चेहरे पर आते हुए बाल इसके कान के पीछे उड़े से, जबकि इसकी सर की पट्टी करती अमल के हाथ इसकी इस हरकत से रुके थे और वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। अब तुम मुझे क्यों घूर रही हो? कभी कोई हैंडसम लड़का नहीं देखा तुमने? हादी को इसके चेहरे पर आए हुए बाल उलझा रहे थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर इसके चेहरे से बालों को हटा दिया और कान के पीछे उड़े सा। हादी दिल ही दिल में बहुत खुश था क्योंकि अमल ने उसकी बात मानकर अपने बाल बांध लिए थे। अमल के हाथ रोकने पर हादी ने उसे देखा और अपनी बाईनी आंख की आबरू उचकाई, जैसे पूछ रहा हो कि क्या देख रही हो। उसने हादी के लहजे में लापरवाही का आंसर देखते हुए अपना सर झटका था। अमल इस पर से नजरें हटाकर जल्दी जल्दी इसकी पट्टी करने लगी और साथ ही इसकी बात का जवाब दिया। हैंडसम और तुम, घर जाकर सबसे पहले शीशा जरूर देखना। अमल ने इसके सर की बैंडेज कंप्लीट करते हुए इसी के अंदाज में जवाब दिया। एक तो तुम बचपन से ही मेरी खूबसूरती से जेलस होती हो, हादी ने इसके जवाब से बेजार होते हुए कहा। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए जो मैं तुमसे जेलस हूँ। पहले कम पागल थे, अब तो सर पर चोट भी लग गई है। अल्लाह खैर ही करे, अमल ने अफसोस से इसे देखते हुए तंजन कहा। ये दुआ तो मुझे मांगनी चाहिए जिसे तुम जैसी बेरहम और बदतमीज बीवी मिली है। हादी ने भी हिसाब बराबर करते हुए अपनी बात कही, जबकि पास खड़ी नर्स लफ्ज बीवी पर बेयकीनी से हादी को देखने लगी। जैनब के अलावा कोई नहीं जानता था कि अमल का निकाह हुआ है। सिस्टर, इन्हें मेडिसिन देकर वार्ड में चले जाइएगा। अमल इसकी बात को इग्नोर करते हुए अपनी बात पास खड़ी नर्स से कहकर बाहर चली गई। इब्राहिम साहब बाकी सबको लेकर घर चले गए थे। हदीद ने हादी को घर लेकर जाना था, लेकिन उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी जिसकी वजह से वो आधे घंटे का कहकर थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल से बाहर गया था। नर्स ने हादी को मेडिसिन दी और अपने दिमाग में घूमते हुए सवाल को पूछा, आप किसकी बीवी की बात कर रहे थे? डॉक्टर अमल की तो अभी शादी ही नहीं हुई। नर्स ने काफी तजस्सुस से पूछा, जबकि पानी पीते हादी ने इसकी बात सुनकर हैरानी से इसे देखा। मैं अपनी बीवी की बात कर रहा था। और तुम्हें किसने कहा कि डॉक्टर अमल की शादी नहीं हुई? तुम्हारी डॉक्टर अमल की शादी मुझसे हुई है, 2 महीने गुजर चुके हैं। हादी ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। नर्स हादी की बात सुनकर हर दर्जा हैरान हुई थी, जबकि अमल ने हॉस्पिटल में सबको यही कहा था कि ये उसका कजन है। नर्स अपनी हैरत पर काबू पाते हुए मुस्कुराई थी। अच्छा, हॉस्पिटल में तो किसी को भी नहीं पता। वैसे आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। नर्स कब से उनकी नोक झोंक को एंजॉय कर रही थी और ये बात जानकर खुश हुई थी। थैंक यू, एक काम करोगी मेरा? हादी को बैठे बिठाए एक शरारत सूझी थी जिससे उसकी आंखों में चमक दर आई थी और उसने मुस्कुराकर अपने सामने खड़ी नर्स को देखा। जी श्योर, बताइए क्या काम है? नर्स ने फौरन पूछा। हादी ने साइड टेबल के दराज से अपना वॉलेट निकाला था और उसमें से चंद हजार के नोट निकालकर नर्स की तरफ बढ़ाए, जिससे उसने इसे सवालिया नजरों से हादी को देखा। इसकी मिठाई मंगवाइए, पूरे अस्पताल में बांटें और खास तौर पर इस हॉस्पिटल के हर कवारे डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर अमल शादीशुदा है। हादी ने इंतहाई होश इलाके से मुस्कुराते हुए अपनी बात कही। इस इंसान को हॉस्पिटल में भी सुकून नहीं था। क्या ये शख्स कहीं से मरीज लगता था? वो अब इस हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर को किसी खुशी फैमिली में नहीं रखना चाहता था और दूसरी बात, अमल को तंग करने का इससे ये एक नया तरीका मिला था। कितने अच्छे हैं आप सर, थैंक यू। नर्स ने मुस्कुराकर से देखा। इससे पैसे पकड़ती हुई
थैंक यू कहती बाहर चली गई, जिसके जवाब में हादी ने हल्का सा सर को हम देकर शुक्रिया वसूल किया था। बहुत शौक है अमल तुम्हें सिंगल रहने का, अब मज़ा आएगा। याद ही करोगी कि तुम्हारा शौहर भी कभी हॉस्पिटल आया था। हादी सारी सिचुएशन को सोचकर हंस रहा था और अपना मोबाइल निकालकर हदीद को कॉल करने लगा। देख लिया तुमने अपनी आंखों से? राबिया बेगम माहम के कमरे का बंद दरवाज़ा एक धमाके से खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। माहम स्टडी टेबल पर अपनी किताबें खोले पढ़ रही थी, जबकि राबिया बेगम के इस तरह अपने कमरे में दाखिल होने से उसने चौंक कर इन्हें देखा था। क्या बात है अम्मी, सब खैरियत तो है? माहम ने अपने सामने मेज पर खुली बुक को बंद करते हुए उनकी तरफ देखा। खैरियत? तुम मुझे बताओ, अब तो हकीकत तुम्हें पता चल गई है या नहीं? आंखें खुली हैं या नहीं तुम्हारी? राबिया बेगम ने माहम की तरफ देखकर गुस्से से कहा। माहम को इनका ये रवैया समझ नहीं आया। अम्मी आप क्या बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाह रही हैं? माहम ने उलझे हुए लहजे में पूछा। एक तो इतनी सीधी औलाद भी अल्लाह किसी को ना दे। तुम्हारी बड़ी अम्मी और उनकी मासूम ज़ारा तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर गई डिनर पर, छोड़कर चले गई ना तुम्हें। देखा तुमने कैसे तुम्हें नज़रअंदाज करके गई है। इससे पहले तो कभी नहीं छोड़कर नहीं गई। राबिया बेगम ने माहम की तरफ देखकर तंजिया लहजे में कहा। ऐसी बात नहीं अम्मी, बड़ी अम्मी आई थी मेरे पास और मुझे रेडी होने का कह रही थी, लेकिन मैंने ही एक्सक्यूज़ किया था कि मुझे पेपर की तैयारी करनी है। माहम ने अपने आधे खुले बालों से कैचर उतारकर इन्हें पूरा कैचर में कैद किया और फिलहाल राबिया बेगम की तरफ देखने से गुरेज किया। और ज़ारा वो नहीं आई? इससे पहले तो वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गई। राबिया बेगम ने इसका हाथ पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया और अपनी आबरू उठाकर इससे पूछा। नहीं, शायद वो भूल गई होगी। माहम ने उलझे हुए लहजे में जवाब देकर इन्हें मुतमईन करना चाहा। ये बात उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि ज़ारा क्यों नहीं इसे बुलाने आई, जबकि इससे पहले तो ज़ारा कभी माहम के बगैर कहीं गई ही नहीं थी। माहम पेपर देखकर आकर सो गई थी। इसके बाद से उसकी ज़ारा से कोई बात नहीं हुई थी। रहने दो, मैं तो तुम्हें कब से समझाती थी कि दूर रहो उस मनहूस से। ये सिर्फ अपने काम करवाने के लिए तुम्हारे पास आती हैं, मगर तुम हो के कहाँ मेरी सुनती हो। भला नंदे भी कभी अच्छी दोस्तें बनी हैं? राबिया बेगम ने माहम को खामोश देखकर मजीद बात को उठाया। माहम आज कुछ बोल नहीं रही थी। कहीं न कहीं ये बात उसने भी महसूस की थी कि ज़ारा क्यों नहीं उसे बुलाने आई, जबकि उसको चुप देखकर ज़ारा बेगम के चेहरे पर एक मायनी हेस मुस्कुराहट थी। ज़ारा तैयार होकर माहम के कमरे में उसे लेने आई थी, लेकिन जैसे ही वो इसके कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी, राबिया बेगम ने ज़ारा का हाथ सख्ती से पकड़ लिया और उसे अच्छा खासा बेइज्जत करके भेज दिया और साथ ही साथ ये भी बावर करवाया कि वो माहम से दूर रहे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ज़ारा तो इनके दोबारा इतने सख्त रवैये पर अपने आंसू पीकर रह गई और बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चले गई। ज़ारा खुद को बेमोल हरगिज़ नहीं समझती थी। वो अगर इनकी बातें, उनका झड़कना बर्दाश्त कर रही थी तो सिर्फ और सिर्फ माहम और अरसलान के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छी है। आप चाय पियेंगी? मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ। माहम ने अपने ख्यालात की नफ़ी करते हुए आम से लहजे में इन्हें चाय का पूछा। दर हकीकत वो ये मौजू बदलना चाहती थी। तुम्हें मैं क्या समझा रही हूँ और तुम हो के चाय की बातें कर रही हो? माहम तुम्हें अक्ल कब आएगी? अपना हक छीनना सीखो। राबिया बेगम इसे देखकर बोल ही रही थी जब माहम अफसोस से एक नज़र इन्हें देखकर कमरे से बाहर चली गई और राबिया बेगम माहम के इग्नोर करने पर दांत पीस कर रह गई। वो चाहती थी कि ज़ारा और माहम इकट्ठी ना हो। इन्हें लगता जैसे ज़ारा माहम को अपनी नौकरानी बनाना चाहती है, वो माहम को इस्तेमाल करती है वगैरह वगैरह। मुबारक हो डॉक्टर अमल। अमल काफ़ी थक गई थी। रात के 1 बजे का वक्त था। वो वार्ड से स्टाफ रूम में जा रही थी जब डॉक्टर दाऊद ने इसके साथ चलते हुए इसे कहा। इस बात की अमल थोड़ा हैरान हुई थी। डॉक्टर दाऊद के यूं मुबारकबाद देने पर अमल ने अपनी बात पूछते हुए स्टाफ रूम का दरवाज़ा खोला। बहुत बहुत मुबारक हो आपको डॉक्टर अमल। अकेले अकेले शादी करवा ली और हमें बताना भी पसंद नहीं किया। डेट्स नॉट फेयर। ये सोमिया नर्स थी जो कि स्टाफ रूम से बाहर निकल रही थी और जाते जाते अमल को मुबारकबाद और इससे गिला करना न भूली। अमल तो लफ्ज़ शादी पर 1 मिनट के लिए बिल्कुल साकत हो गई थी। इसने पलटकर अपने पीछे खड़े डॉक्टर दाऊद को देखा जो कि इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अमल स्टाफ रूम में एंटर हुई तो कुछ डॉक्टर्स कॉफ़ी पी रहे थे जबकि उनकी टेबल पर मिठाई के डब्बे खुले पड़े थे। अमल कुछ समझने की कोशिश करती से पहले ही सबने एक एक करके इसे मुबारकबाद देनी शुरू कर दी, जबकि अमल बामुश्किल मुस्कुरा सकी।
इस वक्त डॉक्टर्स को 15 मिनट की कॉफी ब्रेक हुई थी। अमल को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने बताया। अमल को पहला ख्याल ज़ैनी का आया था। वो सब अमल से ट्रीट का मुतालबा कर रहे थे, इससे गिले कर रहे थे कि उसने इतनी बड़ी खबर को इनसे छुपाया। अमल बस जबरदस्ती का मुस्कुरा कर इनके गिले शिकवे सुनती रही और इन्हें ट्रीट देने की हामी भरी। वो सब अमल के बहुत अच्छे कोलीग्स और फेलोज थे। अमल को तो समझ नहीं आ रहा था कि बैठे बिठाए ये बात इन सबको पता कैसे चली। अभी अमल इन सबके घेरे में खड़ी थी जब पीछे से आकर ज़ैनब ने इसे गले लगाया। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर अमल, आपने हमें बताया ही नहीं। भला हो आपके हस्बैंड का जो जाते जाते ये खुशखबरी हमें सुना कर गए और साथ ही साथ हमारा मुंह भी मीठा करवा गए। ज़ैनी ने इससे अलहदा होकर बज़ाहिर आम से लहजे में सबकी तरह इसे मुबारकबाद दी, जबकि उसकी आंखों में शरारत साफ वाज़िया थी। अमल ने हादी का नाम सुनकर दांत पीसे थे। उसे हादी से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि हादी से हर किस्म की उम्मीद रखी जा सकती है। ये सब हादी ने किया है। अमल ने अपनी बात की यकीन दहानी करनी चाहिए, जिसके जवाब में ज़ैनी ने इसकी शक्ल से लुत्फानंदोज होते हंसकर गर्दन इस बात में हिलाई, जबकि अमल अपनी मुठ्ठियां भींच कर रह गई। जलील इंसान, अमल ने दिल ही दिल में उसे कोसा। हमजा स्टाफ रूम में एंटर हुआ और इन दोनों की तरफ देखकर फाइल गुस्से से टेबल पर पटकी और सोफे पर बैठ गया। हमजा को जब ये बात सोमिया से पता चली तो वो कदरे शॉक्ड हुआ था। वो समझता था कि वो अमल का एक अच्छा दोस्त है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अमल उसे ये बात छुपाएगी। ज़ैनी ने आंखों के इशारे से गुस्से से सुर्ख पड़ती अमल की तवज्जो हमजा की तरफ करवाई। अमल खुद हमजा को कोई अच्छा मौका देकर बताना चाहती थी वो इसका बहुत अच्छा दोस्त था। हमजा का गुस्से से फूला हुआ मुंह देखकर अमल का दिल छोटा सा रह गया। क्या हुआ हमजा, मिठाई खाओगे? तुम्हें बर्फी बहुत पसंद है ना? लो। ज़ैनी ने जल्दी पर तेल का काम करते हुए हमजा को छेड़ना जरूरी समझा और साथ ही साथ टेबल से मिठाई उठाकर इसके आगे की। हमजा ने एक उसीली नजर इस पर डाली। इसी दौरान अमल ज़ैनब के साथ आकर बैठी थी और हमजा की तरफ देखा, जिसने इसके बैठने पर हफ्की से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। हमजा नाराज हो? अमल ने गला खंगार कर बात का आगाज किया। नहीं, बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हमजा ने अमल की बात पर स्पॉट से तासुरात से कहा, जबकि आंखें अभी भी हवा होने का पता दे रही थीं। सॉरी हमजा, मैंने तुमसे झूठ बोला, बट ट्रस्ट मी, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था। मैं सही वक्त आने पर तुम्हें खुद बताने वाली थी। अमल ने इसे माजरत करना जरूरी समझी। सीरियसली अमल, तुम्हारी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए मुझे ये बात नर्स से पता चली, वरना तुम तो मुझे कभी ना बताती। और तुमने क्या कहकर उसका हमसे तारुफ करवाया था कि वो तुम्हारा कज़न है? हमजा ने हवकी और हैरानी की मिली जुली कैफियत से इसे देखते हुए कहा। अमल ने हमजा से और बाकी सबसे भी यही कहा था कि हादी उसका कज़न है। हमजा, मैं सॉरी बोल तो रही हूँ, प्लीज़। अमल को शर्मिंदगी हुई। वो इतने सालों से इकट्ठे पढ़ते थे। अमल को अब अपने हमजा से झूठ बोलने पर सख्त गुस्सा आया, जबकि हमजा बगैर कुछ कहे बाहर चले गया और अमल इसे आवाज़ें देती रह गई। टेंशन ना लो, खुद ही सही हो जाएगा। ज़ैनी ने परेशानी से दरवाजे को देखती अमल के कंधे पर हाथ रखकर कहा। होप सो, अमल ने कदरे मायूसी से कहा। उसे हमजा का खुद से यूं बदगुमान होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे हादी भाई ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए तुम्हें मशहूर कर दिया पूरे हॉस्पिटल में। ज़ैनी ने शरारत से हंसते हुए अमल को देखकर कहा। नाम मत लो मेरे सामने उस बदतमीज इंसान का। पिछले पूरे 4 दिनों से मैं ठीक से सोई नहीं। उसका इतना ज्यादा ख्याल रखा और उसने क्या सिला दिया। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। अमल ने जब्त से अपने चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे किया। सबसे बड़ी कुर्बानी तो उसने अपने ये बाल बांध कर दी थी, मगर हादी को कहाँ परवाह थी। अमल को गुस्से के साथ साथ रोना भी आया। हाँ, छोड़ना मत, आखिर शोहर जो है तुम्हारा। ज़ैनी ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए इसे मजीद तंग किया। अमल ने इसकी बात के जवाब में शिकवा कुना नजरों से उसे देखा तो ज़ैनी हंसते हुए अपने और अमल के लिए कॉफी बनाने की नीयत से उठ गई। दरअसल वो हादी की इस हरकत से काफी लुत्फानंदोज हुई थी। अमल ने सोफे पर पड़ा हुआ कुशन अपनी गोद में रखा और आंखें बंद करके कुछ देर के लिए सोफे की हत्ती पर सर टिका लिया। अमल ने ये रात सुबह तक लोगों से मुबारकबाद वसूल करते हुए गुजारी थी। भाई रुकें, हानिया ने जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए बैरूनी गेट से बाहर निकलते हुए हदीद को आवाज दी।
इसकी आवाज़ देने पर हदीद ने पलटकर इसे देखा था, जो कि ब्लैक कलर के ट्राउज़र साथ रेड फुल स्लीव वाली टी शर्ट में मलबूस थी। हानिया ने अपने सुनहरी बालों की हाई पोनी बनाई हुई थी, जबकि उसके बाईं हाथ में ब्लैक जैकेट थी जिसे वो जल्दी जल्दी इस तक पहुंचते हुए पहन रही थी। हदीद ने इसकी तैयारी और इसकी ड्रेसिंग देखकर दांत पीसे, क्योंकि उसने बिल्कुल हदीद जैसी ड्रेसिंग की थी। जाने हानिया उसके कपड़े जैसे कपड़े कहाँ से ढूंढ लेती थी और उसके साथ मैचिंग करके यूं पहनती जैसे वो दोनों जुड़वा बहने हों। क्यों घूरे जा रही हैं मुझे? फिक्र न करें, सेम कपड़े पहन कर भी आप जितनी प्यारी नहीं लग रही। हानिया ने इसके करीब आकर फूली हुई सांसों के साथ इसे देखकर कहा, तुम्हें आखिर मिलता क्या है मुझे फॉलो करके? मुझे सख्त चिढ़ है ये जो तुम सेम मेरी जैसी ड्रेसिंग करती हो। हदीद ने हफ्की से इसे देखकर कहा। उसकी ग्रे आंखों में हल्की सी सुर्खी नुमाया थी, जैसे वो रात भर सोया ना हो। सुकून मिलता है मुझे आपको फॉलो करके, और आप चिढ़ते हैं इसीलिए तो मैं आप जैसी ड्रेसिंग करती हूँ। हानिया ने अपनी ग्रे आंखें मटकाकर इसे देखते हुए कहा। हदीद ने इसकी बात सुनकर अपना सर झटका था। कहाँ जा रही हो तुम और मुझे क्यों रोका? हदीद ने अपनी आबरू उचकाकर से देखा, जो गेट से बाहर निकलने को पर तोल रही थी। आपके साथ जॉगिंग पर चले ना हदीद भाई, से पहले के धूप निकल आए। हानिया इसका हाथ पकड़कर गार्ड के खोले गए गेट से बाहर निकल गई। हदीद ने बस इसे एक नज़र देखा था और उसके साथ चलने लगा। भाई चलें, रेस लगाते हैं, पहले पार्क में कौन पहुंचेगा। जो हारेगा वो शाम को कॉफ़ी पिलाएगा। हानिया ने इसके साथ साथ चलते हुए कहा, जबकि हदीद ने बगैर इसे देखे इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही दौड़ शुरू कर दी। और हानिया पहले तो हैरानी से इसे देखती रही, फिर उसके थोड़े दूर निकल जाने पर खुद भी इसके पीछे भागी। मजाल है जो किसी को हदीद के इरादों का पता चले। वो जाहिर कुछ करता था और करता कुछ और ही था। पार्क इनके घर से 10 मिनट के फासले पर ही था। हदीद ने 3 मिनट में ही घर से पार्क तक का फासला तय कर लिया था और अब पीछे मुड़कर हानिया को देख रहा था, जो कि मजीद 1 मिनट के फासले पर थी। ये गलत बात है भाई, आपने चीटिंग की है। मेरे स्टार्ट कहने से पहले ही आपने भागना शुरू कर दिया। मैं कोई कॉफ़ी नहीं पिला रही। हानिया ने इसके पास आकर रुकते हुए हफ्की से इसे देखकर कहा। कॉफ़ी तो तुम्हारे अच्छे भी पिलाएगा। मुझे अपनी रेस स्टार्ट करने के लिए किसी के इशारे की ज़रूरत नहीं। मुझे जो करना होता है वो मैं कर गुजरता हूँ। हदीद ने पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ाते हुए इसे देखकर कहा। बट रूल इज़ रूल। हानिया ने पानी की बोतल से एक घूंट भरते हुए एहतजाज किया। जाहिर सी बात है बेचारे को कॉफ़ी जो पड़ गई थी। ओ कमान हानिया। हदीद उसकी बात से हल्का सा मुस्कुराकर सर झटकता हुआ पार्क में एंटर हुआ। हानिया भी इसके पीछे ही लपकी थी। हदीद ने पार्क का राउंड शुरू किया। हदीद अपने कॉलेज में 2 दफ़ा रनिंग रेस में फर्स्ट आया था। इसकी दौड़ आम शख्स की दौड़ से काफ़ी ज़्यादा थी। वो एक बेहतरीन रनर था। हदीद रोज़ ही जॉगिंग पर जाता था और घर आकर अपने जिम रूम में वर्जिश करता, जिससे उसके मसल्स बेहद मजबूत थे। हानिया की स्पीड भी अच्छी थी, मगर हदीद जितनी नहीं। हानिया हांफती हुई इसके बराबर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम। हदीद 3 चक्कर लगा चुका था, जबकि हानिया ग्राउंड के 2 चक्कर लगाने के बाद वहां पर मौजूद बेंच पर गिरने वाले अंदाज में बैठी थी और झुककर अपनी बेतरतीब होती सांसों को तरतीब देने लगी। हानिया का चेहरा इतनी सर्दी में भी पसीने से तर था। हदीद अपना तीसरा चक्कर पूरा करके इसके पास आया था और इसकी हालत देखकर मुस्कुराया था। उफ भाई, आपके अंदर कोई मशीन तो नहीं लगी हुई? इतना तेज भी कोई भागता है? पता नहीं आप कौन सी मिट्टी के बने हैं। मेरी तो टांगे दर्द होने लग गईं। हानिया ने इसे हंसता देखकर झुंझुला कर कहा और अपनी टांगे बेंच के ऊपर करके बैठ गई। बस 2 चक्कर लगाकर ही थक गई। चलो आओ एक और राउंड लगाते हैं। हदीद ने इसका हाथ पकड़कर इसे खड़ा किया, जबकि हानिया मसलसल नफी में गर्दन हिला रही थी और वाकई ही थक गई थी। एक शर्त पर, आप ज्यादा तेज नहीं भागेंगे, ओके? हानिया ने इससे वादा लेना जरूरी समझा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हदीद ने हामी भरते हुए पहले उसे भागने का इशारा किया। हानिया ने तो मौका मिलते ही इससे पहले भागना शुरू कर दिया, जबकि हदीद मुस्कुराते हुए इसके पीछे भागा था। हदीद ने 1 मिनट में ही हानिया को क्रॉस किया था और अब वो इससे आगे था। हानिया पूरी रफ्तार से इसके बराबर पहुंचने की कोशिश कर रही थी जब उसका पांव मुड़ा और वो मुंह के बल नीचे गिरी। हदीद जो इससे आगे भाग रहा था, इसकी चीख सुनकर पीछे मुड़ा था और नीचे गिरी हुई हानिया को देखते हुए भागकर इसके पास आया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? ज्यादा तो नहीं लगी? हदीद ने इसकी जैकेट की स्लीव से मिट्टी झाड़ते हुए इसके पास नीचे एक
घुटने के बल बैठते हुए फिक्रमंदी से पूछा। हदीद ने इसका पाँव जूते से निकाल कर देखा, जिसे पकड़े हानिया मसलसल चीख रही थी। भाई, मुझे लगता है मेरा पाँव टूट गया है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। हाय, मैं अब क्या करूंगी? एक पाँव के साथ चलती हुई मैं बहुत बुरी लगूंगी, सब मुझ पर हंसेंगे। शट अप हनी, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा पाँव बिल्कुल ठीक है। हदीद ने इसका पाँव हल्का सा मोड़कर देखा, वो बिल्कुल ठीक था। जबकि हानिया ख्वामख्वाही वाल वेला कर रही थी। उठो, खड़ी हो और चलकर देखो, तुम्हारा पाँव बिल्कुल सही है। हदीद ने इसे बाजू से पकड़कर उठाना चाहा, जबकि हानिया छोटे बच्चों की तरह अपना पैर पकड़कर नीचे बैठी रही और टस से मस न हुई। इर्द गिर्द से गुजरते लोग एक नज़र इन पर डालकर आगे बढ़ जाते। बहुत दर्द हो रहा है भाई, मुझसे चला नहीं जा रहा, आप एक काम करें, मुझे अपनी गोद में उठा लें। हानिया ने रोने वाली शक्ल बनाकर से देखकर कहा। हानिया का पाँव बिल्कुल ठीक था। उसने सोचा क्यों ना पैर दर्द का बहाना बनाकर खुद को मजीद चलने से बचा लिया जाए। व्हाट? तुम्हारा दिमाग सही है, मैं कोई नहीं तुम्हें उठा रहा। अगर तुम 1 मिनट के अंदर खुद से ना उठी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। हदीद पहले तो इसकी बात सुनकर हैरान हुआ था, फिर बाद में इसे साफ साफ अपने इरादे से आगाह किया। लोगों के इतने अच्छे भाई होते हैं, अपनी बहनों की हर बात मानते हैं, और एक आप हैं। अपनी इतनी छोटी मासूम और जख्मी बहन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। या अल्लाह, देख रहे हैं आप, कोई अच्छे वाला पीस तो देते जो मेरे भाई के रुतबे पर फाइज होने के काबिल होता। हानिया फुल एक्टिंग के मूड में थी, रोने वाली शक्ल बनाकर से देखकर गिले शिकवे करने में मसरूफ थी और आखिर पर आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से इंसाफ मांगने लगी। शट अप हनी, शराफत से उठो, मैं तुम्हें हरगिज नहीं उठाऊंगा। हदीद ने इसके ड्रामों का नोटिस लिए बगैर अपने हाथ झाड़े। क्यों नहीं उठा सकते मुझे? आपने क्या ये बॉडी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बनाई है? हानिया ने तुनक कर पूछा। तुम्हें ड्रामों में काम करना चाहिए, 1 नंबर की ड्रामेबाज हो तुम। दिल तो कर रहा है तुम्हें ले जाकर कचरे के बड़े से डब्बे में फेंक दूं। हदीद ने झुककर इसे अपने दोनों बाहों में उठाया था और इसकी अदाकारी पर जलते हुए कहा। हानिया इसकी शक्ल देखकर हंसी थी, वो अपने मकसद में कामयाब हुई थी। भाई, आप गुस्से में बहुत क्यूट लग रहे हैं। हानिया ने मुस्कुराहट होंठों पर रोकते हुए इसकी पेशानी पर बिखरे हुए बालों को अपनी उंगली से मजीद बखेरा। शट अप, अगर अब मेरे बालों को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। हदीद ने सर झटकते हुए इसे वार्न किया। हदीद को अपने स्याह बाल बहुत पसंद थे, वो किसी को लाड में भी अपने बालों को हाथ नहीं लगाने देता था। उफ भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? प्यार से बात करें, चले स्माइल करके दिखाइए। हानिया ने इसे मजीद तपाना चाहा। तुम्हें क्या लगता है मेरा दिमाग खराब है जो इतना वजन उठाकर मुस्कुराता फिरूं? हदीद ने लफ्ज इतना पर अच्छा खासा जोर दिया। 1 मिनट, नीचे उतारे जरा मुझे। हानिया ने इसे नीचे उतारने का कहा। हदीद पार्क के बिरोनी गेट तक पहुंच चुका था। हदीद ने इसे फेंकने वाले अंदाज में नीचे उतारा। हानिया मुंह के बल गिरती गिरती बची। आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं बहुत मोटी हूँ? मुझे लगता है आपको अपनी आईसाइट चेक करवा लेनी चाहिए, जो कि आपको इतनी पतली बिल्कुल फूल जैसी लड़की मोटी लग रही है। हानिया अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हदीद से लड़ने के फुल मूड में थी। भाई, आखिर हदीद ने इसे मोटी कहा तो कहा कैसे? हदीद जानता था वो अपनी फिटनेस को लेकर कितनी कॉन्शियस है, और वो ये भी जानता था कि इसके पाँव में कोई चोट नहीं लगी। ये बात उसने उसकी चोरी पकड़ने के लिए कही थी और कदरे कामयाब रहा था। यही देखने के लिए मैंने कहा था। हदीद ने इसके पाँव की तरफ इशारा किया। बिल्कुल ठीक हो तुम, और थोड़ी देर पहले देखने वाली थी तुम जैसे वाकई ही तुम्हारा पाँव टूट गया हो। हदीद ने उसकी चोरी पकड़ी। हानिया ने अपनी अकल पर मातम किया। इसके पाँव पर बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। ये सब उसने मजीद चलने से बचने के लिए किया था, लेकिन बेचारी जल्द ही पकड़ी गई थी। अभी ठीक हुआ है मेरा पाँव, इससे पहले तो बहुत दर्द थी इसमें। हानिया ने अपना कॉन्फिडेंस खोए बगैर जवाब दिया, जबकि हदीद अफसोस से इसे एक नज़र देखकर ग्राउंड के गेट से बाहर चले गया। भाई सुने तो सही, आपसे एक बात करनी थी। मुझे आपको बताना था कि मैं कॉलेज से आकर बहुत बोर होती हूँ। हानिया ने इसके साथ कदम कदम चलते हुए कहा। हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हो गई थी। वो दोनों पार्क से अब घर वापस जा रहे थे। वो दोनों सड़क किनारे चलते हुए एक जैसे कपड़ों में एक दूसरे का अक्स मालूम होते थे। बेहद मुनफरिद और मरकज़े तवज्जो थे। इनके इर्द गिर्द से गुजरते लोग एक नज़र भरकर ज़रूर इन दोनों को देखते थे। तो मैं क्या करूं? हदीद ने अपने हाथ जैकेट की जेबों में उड़े से हुए थे। इसकी बात सुनकर एक नज़र इसे देखा था, जो कि बात करने के लिए अल्फाज ढूंढ रही थी।
तो आप शादी कर लें। देखें ना, जब मेरी भी भाभी आ जाएगी तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजर जाया करेगा। प्लीज़ भाई, हानिया ने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा। वेरी फनी हानिया, अपने लिए कोई और मसरूफियत ढूंढो क्योंकि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। हदीद ने स्पॉट से अंदाज में इसे देखकर कहा और तेज तेज चलते हुए सड़क का मोड़ मुड़ गया। हानिया ने इसके जवाब से गहरा सांस खारिज किया था और इसके पीछे लपकी थी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बचपन से आपको जो भी चीज़ पसंद आती है आप वो किसी को नहीं देते, किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही होती है। तो फिर आप ज़रा आप इसे क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों उनके जिक्र से ग्रेज कर रहे हैं? मैं जानती हूँ कि वो आपको कितनी ज़्यादा पसंद है, फिर ऐसा क्या है जो आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं? हानिया ने इसके आगे खड़े होकर इसका रास्ता रोकते हुए हदीद से पूछा। ये लास्ट टाइम था हानिया, माइंड योर ओन बिजनेस। हदीद ने स्पॉट से अंदाज में इसे वॉर्न करते हुए कहा और इसे साइड पर करके चलने लगा। अगले महीने उसकी एंगेजमेंट हो रही है भाई, हानिया ने वहीं खड़े खड़े ही इसे देखकर कहा, जबकि हानिया के लहजे में बेबसी वाजिया थी। हदीद के चलते कदम फकत एक लम्हे के लिए रुके थे, वो पलटा नहीं था, बस रुक गया था, जाने क्यों। इसके बाद हदीद बगैर हानिया को देखे लंबे लंबे डग बढ़ता अपने घर की तरफ बढ़ गया, जबकि हानिया अफसोस से इसे जाता देखती रही। उसकी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि सिर्फ ज़ारा ही उसकी भाभी बने, लेकिन ये तो किस्मत के खेल होते हैं। कौन किसका नसीब होगा, किसके साथ होगा, ये सब वक्त ही बताएगा।